हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज की क्लास में हम हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले 2 क्लास हम लोग ले चुके हैं मॉक टेस्ट की। ये रहेगा हमारा पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं और साथ साथ आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि यूजफुल होंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। जैसे कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, ऐसे एसएससी के सभी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स और किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए भी ये क्लास यूजफुल होगी। आप इसको ध्यान से देखें और पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे 30 क्वेश्चन तक, उससे आगे की सीरीज हमें कंटिन्यू करनी है। चलिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस वायसरॉय के टाइम पर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इंडिया में हुई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स में। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होती है इन ईयर 1883। उस टाइम पर आपसे पूछा जा रहा है इंडिया का वॉइसरॉय कौन था। तो ये उस टाइम पर वॉइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई लॉर्ड रिपन के टाइम पर। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में क्या था, पहले आप लोग ये बात समझो। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में था कि जो यूरोपियन क्रिमिनल्स होते थे, यूरोपियन क्रिमिनल्स का मतलब अगर कोई अंग्रेज पर्सन क्रिमिनल है तो वो मना करता है किसी इंडियन जज के सामने जाने से, बोलता है हम गुलामों के सामने पेश नहीं होंगे। तो उस टाइम पर ये कंट्रोवर्सी उठी थी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट एक लो मेंबर था रिपन की कोर्ट में। इल्बर्ट वाज अ लो मेंबर। उस टाइम पर ये कंट्रोवर्सी आई थी। ईयर आपको याद रखना है और आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के टाइम पर इंडिया का वॉइसरॉय था लॉर्ड रिपन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनके टाइम पर होता है बंगाल पार्टीशन, बंगाल का विभाजन। बंगाल पार्टीशन होता है 16 अक्टूबर 1905। इन्होंने ही बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करा, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, यानी बंगाल पार्टीशन देखने को मिला आपको कर्जन के टाइम पर। लिटन को बोला जाता है वॉइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। ये इसको बोलते हैं वॉइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। इसने सारे उल्टे सीधे काम करे इसलिए इसके लिए ये नाम पड़ा। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पर इंडिया में होता है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार थर्ड, जो कि होता है इन ईयर 1911। 1911 में होता है तीसरा दिल्ली दरबार। ओके, चलिए चलते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए इन सभी का ईयर्स। ये जितनी भी मोमेंट, जितनी भी इवेंट्स हुई हैं, ये कौन से ईयर में हुई है। तो मैं आपको ईयर बताता हूँ, आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। रोलेक्ट एक्ट आया था इन ईयर 1990। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आता है। सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट, असवन्य अवज्ञा आंदोलन, ये होता है 1930 में। बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन होता है 1928। और क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे लास्ट मूवमेंट था ये इंडिया का, जो कि होता है 1942। तो आपको अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में। तो सबसे पहले आएगा हमारा रोलेक्ट सत्याग्रह, उसके बाद साइमन कमीशन का बाइकआउट, उसके बाद सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट और सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा हमें क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी। इसका आंसर बनेगा बी। रोलेक्ट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। रोलेक्ट एक्ट को बोला गया काला कानून, ब्लैक एक्ट। इस ब्लैक एक्ट यानी रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। रोलेक्ट एक्ट में बोला गया किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, सीधा उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। रोलेक्ट एक्ट में बात हुई नो दलील, नो अपील एंड नो वकील। सीधा इम्प्रिजमेंट यानी सीधा जेल होगी। कितने टाइम्स के लिए? ये क्वेश्चन बनता है कि रोलेक्ट एक्ट में कितने सालों के लिए लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। तो वो 2 सालों के लिए। ओके, इतनी बात आप लोग इस क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे।
चलते हैं, चलो अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आईएनसी का वो कौन सा सेशन है जो कि प्रिसाइड करा यानी चेयर किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन चेयर करा गया। ये इकलौता सेशन है जो कि गांधी जी ने चेयर करा था और इस सेशन का नाम है बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन इकलौता ऐसा सेशन है जो कि चेयर्ड बाय गांधी जी और ये होता है 1924 और बेलगांव एक जगह है कर्नाटक के अंदर। 1924 बेलगांव सेशन पहला और आखिरी सेशन जो कि चेयर करा गया गांधी जी द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि जो आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कौन से ईयर में बनी थी। तो ये इसका फाउंडेशन होता है इन ईयर 1885 में। 1885 में बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसके फादर बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का? A.O. ह्यूम को। और वॉइसरॉय था उस टाइम पर लॉर्ड डफरिन। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे आईएनसी के बारे में भी। कलकत्ता सेशन होता है आईएनसी का जिसमें लास्ट क्लास में हमने देखा फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कलकत्ता सेशन चेयर किया था जो कि हुआ था ईयर 1917 में। कलकत्ता सेशन एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी या फर्स्ट वुमेन जो कि प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। लखनऊ सेशन से आपको याद रखना है लखनऊ सेशन होता है 1916। इसको जानते हैं लखनऊ पैक्ट के नाम से। ये बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट होता है 1916 की आईएनसी सेशन में। लखनऊ पैक्ट ये लखनऊ सेशन चेयर किया था एसी मजूमदार। एसी मजूमदार द्वारा यानी प्रेसिडेंट लखनऊ पैक्ट के थे एसी मजूमदार। इसको पैक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस हो जाती है दो में डिवाइड। आईएनसी हो जाती है दो हिस्सों में डिवाइड। एक होते हैं मॉडरेट्स दूसरे होते हैं एक्सट्रीमिस्ट। 1907 में हुआ सूरत स्प्लिट। ये होता है सूरत में। इसको जानते हैं हम सूरत स्प्लिट के नाम से। पर लखनऊ पैक्ट में दोबारा से मिल गए कौन कौन आके? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों मिले हमारे लखनऊ पैक्ट में। इसलिए लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और चेयर किसने किया याद रखना? एसी मजूमदार। ओके, इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि कौन सी रिवर है जो कि फ्लो करती है बिटवीन विंध्या और सतपुरा रेंज। विंध्या और सतपुरा ये दो माउंटेन रेंजेस है जो कि हमें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर। मध्य प्रदेश में दो माउंटेन रेंज देखने को मिलती है हमें। एक का नाम है विंध्यास, दूसरी सतपुरा। जैसे कि हम यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश के अंदर ये है विंध्यास माउंटेन। इसके बिल्कुल पैरेलल में ही हमें देखने को मिलती है सतपुड़ा। विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियां और इन दोनों रिवर के बीच में एक रिवर, इन दोनों पहाड़ियों हिल्स के बीच में एक रिवर बहती है। इसका नाम है नर्मदा रिवर। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा? नर्मदा इज द राइट आंसर। नर्मदा वो रिवर है जो कि दो पहाड़ियों के बीच में बहती है, टू हिल्स के बीच में, जो कि है विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन रेंज। नर्मदा का ओरिजिन हम लोग कल देख चुके हैं। नर्मदा स्टार्ट होती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक एमपी मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है जबलपुर सिटी। जबलपुर शहर मध्य प्रदेश का वो बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा इंडिया की लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है। और इसका ड्रेनेज यानी गिरती है ये अरेबियन सी में। यहां से निकलती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उसका ड्रेनेज होता है अरेबियन सी में। इतनी बातें आपको नर्मदा से याद रखनी है। एक और बात आप लोग याद रखोगे, नर्मदा नदी के ऊपर ही देखने को मिलते हैं धुआंधार फॉल्स और इसको मार्बल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। धुआंधार झरने देखने को मिलते हैं हमें नर्मदा नदी के ऊपर। ओके, नर्मदा रिवर बनाती है रिफ्ट वैली का पार्ट। नर्मदा फ्लो करती है रिफ्ट वैली में और बनाती है ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट। ये सभी बातें आपको याद रखनी है नर्मदा नदी से रिलेटेड।
ओके, क्लियर है इतना? नर्मदा की लेंथ करीब है 1376 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूट रिजर्व द रेसिडुअरी पावर्स इन, कि जो संविधान है वो अवशिष्ट शक्तियों की पावर, रेसिडुअरी पावर किसको देता है? तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिडुअरी पावर होती क्या है। हमारे 7th शेड्यूल में बात करी गई फेडरल लिस्ट की बात की जाती है हमारे 7वें अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में बात आती है हमारी फेडरल लिस्ट की। इसके अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग कंकरेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट्स यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आएंगे यानी हमारे देश की सरकार के अंदर आएंगे, वो सब्जेक्ट डाले जाएंगे यूनियन लिस्ट के अंदर। यहां पर कानून बन सकती है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जिसमें सरकार कानून बनाएगी, वो सारे सब्जेक्ट आएंगे यूनियन लिस्ट के अंदर। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसमें कानून बना सकती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसमें दोनों ही यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर यानी सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जिसमें कानून बना सके, वो सारी शक्तियां आती हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर। ओके, अब रेसिडुअरी पावर का मतलब क्या है? जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं आ पाए, इन तीनों लिस्ट से भी कुछ सब्जेक्ट जो बच गए, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पावर्स। जो बचे कुछ सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आ पाए, और ये तीनों लिस्ट की बात करी गई है 7th शेड्यूल हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में। तो रेसिडुअरी पावर के मामले में कानून बना सकती है वो है हमारी पार्लियामेंट, संसद। ये बात आपको याद रखनी है। रेसिडुअरी पावर्स हमने बोरो करी है कनाडा के संविधान से। कनाडा से हमने बोरो करी गई रेसिडुअरी पावर्स। पार्लियामेंट का आर्टिकल आपको याद रखना है। पार्लियामेंट का आर्टिकल होता है 79। पार्लियामेंट बनता है हमारे 3 अंग से। पार्लियामेंट के होते हैं 3 ऑर्गन्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तीनों चीजों से जुड़ के बना है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का आर्टिकल आपको याद रखना है 79। राज्यसभा का आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे 80, लोकसभा का आर्टिकल है 81 और प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52। सभी का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्राइम मिनिस्टर है यानी जो प्रधानमंत्री है, वो कब तक, उसका टाइम पीरियड क्या होता है? द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री का टाइम पीरियड कब तक होगा, यानी वो कब तक अपनी सीट पर बने रहेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, थर्ड, एज लॉन्ग एज ही हैज मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। जब तक प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के पास लोकसभा के अंदर मेजोरिटी प्रेजेंट है, तब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी सीट पर बने रहेंगे। जिस दिन उन्होंने अपनी मेजोरिटी लूज करी तो उनको यहां से अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से भी करना पड़ेगा रिजाइन। प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट पर जब तक बने रहेंगे जब तक उनके पास मेजोरिटी है लोकसभा के अंदर। और सरकार बनाने के लिए हमें चाहिए होती है लोकसभा का 50% प्लस 1 सीट। 50% प्लस 1 सीट हमें चाहिए होती है लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग मेजोरिटी। जिस दिन मेजोरिटी चली जाती है उस दिन प्राइम मिनिस्टर को भी क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा एज लॉन्ग एज ही हैज मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। ओके, प्राइम मिनिस्टर का टाइम पीरियड आप लोग 5 इयर्स मार्क ना करें, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन में हमेशा आपको देखने को मिलेगा 5 इयर्स। अगर आपसे प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड पूछा जाए
तब आप लोग आंसर कर सकते हो कि 5 साल। अगर आपसे प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड पूछा जाए तब आप लोग आंसर कर सकते हो 5 ईयर्स, बट प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर ऐसा नहीं है, इसको ध्यान से करना। ओके, लोकसभा का आर्टिकल मैंने आपको बताया, लोकसभा का आर्टिकल होता है 81। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ये हमारा राज्यसभा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि राज्यसभा का हमेशा जो चेयरपर्सन होगा वो होता है हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट, यानी हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट ही हमारी लोकसभा का हमेशा होगा चेयरपर्सन। ऐसा बताता है हमें हमारे देश का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 64 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा राज्यसभा का। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 64। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा ये गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इनमें से कौन कौन लोग वोट करते हैं। तो करो इसका आंसर, इसका सही आंसर होगा 4 यानी डी। इसका आंसर होगा ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट को चुनने में सभी पर्सन वोट करते हैं पार्लियामेंट के। यहां पर पार्लियामेंट का मतलब है हमारे 2 हाउसेस। 2 हाउस कौन से हमारे पास, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट का मतलब है यहाँ पर 2 हाउस अपने, लोकसभा और राज्यसभा। ऑल मेंबर्स का मतलब है यहाँ पर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स। ऑल मेंबर्स का मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, जो लोग चुने गए और जो लोग मनोनीत किए गए वो दोनों ही, यानी सारे के सारे पार्लियामेंट के बंदे मेंबर्स वोट करेंगे किसके इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, होप सो आपको बात ये समझ में आई होगी। आपको पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोट कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है 63, प्रेसिडेंट का आर्टिकल मैंने आपको बताया था 50, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52 और वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है 63। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ओके, लोकसभा का आर्टिकल था 81, राज्यसभा का आर्टिकल है 80, पार्लियामेंट का आर्टिकल था 79। ओके, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर बनेगा सेकंड, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। न्यूटन के 3 लॉ थे, आइजैक न्यूटन के, इन्होंने दिए 3 लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जाना जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है अगर कोई बॉडी एट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, और अगर कोई बॉडी मूविंग में है यानी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये बोलता है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। ओके, ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बात करता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये है थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का थर्ड लॉ बात करता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बात करता है F इक्वल्स ma, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन की।
ओके, इस क्वेश्चन से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन इंडिया? ये साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क भी है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पूछा गया आपसे कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर होगा केरला। केरला के अंदर देखने को मिलता है हमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार इसके बारे में पूछा जाता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है, तो इसका आंसर है केरला के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलेंगे, मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में देखने को मिलेगा, असम के अंदर देखने को मिलेंगे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के अंदर और बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे कि मानस, दिहांग, देहंग पटकई, ये सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे असम के अंदर। कर्नाटक से आप लोग याद रखना, कर्नाटक के अंदर नेशनल पार्क है बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे कि बांधव, माधव, पेंच, पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, ये सारे नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, स्टैटिक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल पे, जो कि है रेड डाटा बुक के अंदर कौन सा डाटा कंटेन किया जाता है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक बात करता है एंडेंजर्ड स्पीसीज की, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनकी बात करता है, लुप्त प्रजातियों की बात करता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के अंदर डाटा डाला जाता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। रेड डाटा बुक जारी करी जाती है IUCN द्वारा। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। IUCN के द्वारा ही जारी करी जाती है रेड डाटा बुक। IUCN के हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको IUCN ही जारी करता है रेड डाटा बुक, जिसमें डाटा दिया गया होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज का। ओके, इस क्वेश्चन से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बोलता है मेडिवल ट्रेवलर जो है जिसका नाम है इब्न बतूता, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था, यानी कौन सी कंट्री से इंडिया में आया था, तो इसका आंसर होगा मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का एक ट्रेवलर था जो कि इंडिया में आया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से राजा दिल्ली सल्तनत में उस टाइम पर, किस राजा का राज था जब ये इब्न बतूता इंडिया में आता है, तो उस टाइम पर राज था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम पर दिल्ली का सुल्तान होता था जिस टाइम पर इब्न बतूता इंडिया में आया। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पोस्ट दे दी, एक पोस्ट पर अपॉइंट करा गया, तो इसको अपॉइंट किया गया काजी ऑफ दिल्ली। इब्न बतूता को काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट करा बाय MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट करा फॉर 8 ईयर्स, 8 सालों के लिए। और काजी ऑफ दिल्ली का मतलब है, यानी काजी वर्ड का मतलब है जो कि जुडिशियल एक्शन प्ले करे, वो पर्सन जो कि जुडिशियल एक्शन प्ले करता है, जो कि न्याय देता है। काजी ऑफ दिल्ली का मतलब था जो कि जुडिशियल एक्शन प्ले करता है। इब्न बतूता की द्वारा लिखी हुई बुक्स आप लोग याद रखेंगे। इब्न बतूता ने बुक लिखी है
इसके द्वारा एक बुक लिखी गई, इसका नाम था रहला। रहला बुक रिटन बाय इब्न बतूता, या फिर इसका एक और नाम है सफरनामा। सफरनामा और रहला बुक के राइटर भी कौन है? इब्न बतूता। ये बातें आप लोग याद रखोगे इस क्वेश्चन से। ओके, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है राबी क्रॉप्स। ये राबी क्रॉप्स कब बोई जाती हैं? तो राबी क्रॉप्स को जानते हैं हम लोग विंटर क्रॉप्स के नाम से। विंटर क्रॉप्स के नाम से। तो इनको ठंड के टाइम पर उगाया जाएगा। तो इनको बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर के टाइम पर, और इनको हार्वेस्ट यानी इनको काट लिया जाता है फरवरी से लेकर अप्रैल के टाइम पर। इनको हार्वेस्ट किया जाता है फरवरी से लेकर अप्रैल के टाइम पर, और इनको बोया जाएगा अक्टूबर से नवंबर के टाइम पर। इनको बोलते हैं हम लोग विंटर क्रॉप्स। इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। राबी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसको जानते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट मॉनसून के नाम से। इसको जानते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट मॉनसून के नाम से। जैसा कि यहां पर देखो आप लोग, यहां मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से एक मॉनसून इंडिया में आता है, और ये जिस डायरेक्शन से आ रहा है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसलिए इसको जानते हैं नॉर्थ वेस्ट मॉनसून के नाम से। और ये वेस्ट से आ रहा है इसलिए बोलते हैं इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो मेडिटेरियन सी से स्टार्ट होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि इंडिया में आके बारिश करता है, रेनफॉल करता है एट द टाइम ऑफ विंटर्स। ठंड के टाइम पर हमारे नॉर्थ इंडिया में बारिश कर देता है विंटर्स के टाइम पर। और ये जो बारिश है यही इंपॉर्टेंट है हमारी राबी क्रॉप्स के लिए। ओके, इतनी बात है आपको राबी क्रॉप्स से याद रखनी है। अगर आपसे राबी क्रॉप्स के एग्जांपल पूछे जाएं तो आप लोग याद कर सकते हो ये वर्ड BMW, LPG। ये तीन वर्ड आपको, ये दो वर्ड तीन तीन कैसे आपको याद कर लेने, BMW, LPG। इससे आप लोग समझ पाओगे कि राबी में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है। यहाँ पे बी का मतलब है बार्ले, मस्टर्ड, वीट, एल से है लिनसीड्स, पी से है पीज मटर, और जी से है ग्राम चना। ये सारी ही राबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। तो आपको याद कर लेना है BMW, LPG। यहां से आप लोग एलिमिनेट कर पाओगे कि कौन सी राबी क्रॉप्स है या नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से ही आएगा, कोई एक, जैसे कि कॉटन डाल देंगे वो, और आपसे बात करेगा कि कौन सी राबी क्रॉप्स नहीं है, तो आपको एलिमिनेट करना होगा ऐसा क्वेश्चन। ओके, तो इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान रखें। चलो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज विटामिन ई। यानी विटामिन ई को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम लोग टोकोफिरोल के नाम से। इसका आंसर बनेगा सी, टोकोफिरोल। यही साइंटिफिक नेम है हमारे विटामिन ई का। कैल्सीफिरोल को जानते हैं हम लोग विटामिन डी। फाइलोकिनोन को जानते हैं हम लोग विटामिन के। साइनोकोबालिन को जानते हैं हम लोग विटामिन B12। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। विटामिन की खोज जिसने करी थी, जिन्होंने ये वर्ड दिया था, उसका नाम है कैसमीर फंक। कैसमीर फंक ने खोज करी विटामिन की। आप लोग याद रखना, कैसमीर फंक ने फाउंड किया विटामिन को। विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन देखने को मिलेंगे आपको बी और सी। बी सी वर्ड से याद कर सकते हो, बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन से आपको याद रखना है कीड़ा वर्ड, कीड़ा, KED और A, ये सारे विटामिन देखने को मिलेंगे आपको फैट सोल्यूबल।
विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का नाम है थायमीन, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये सभी साइंटिफिक नेम आपको याद कर लेने हैं, सभी विटामिन से हर बार क्वेश्चन बनता ही है, तो विटामिन को आप लोग स्किप बिल्कुल भी ना करें। ओके, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था? तो इसका आंसर है बी, उद्दंड मार्तंड। ये है इंडिया फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो कि पब्लिश होता है इन ईयर 1826। 1826 में इंडिया का पहला हिंदी न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया जिसका नाम था उद्दंड मार्तंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे, उद्दंड मार्तंड। इसके पब्लिशर का नाम है जुगल किशोर शुक्ला। जुगल किशोर शुक्ला पब्लिशर ऑफ उद्दंड मार्तंड, ये है पब्लिशर ऑफ उद्दंड मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ला, पहला हिंदी न्यूज़पेपर, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन बना इंडिया का पहला फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, तब आपका क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया या ऑफ इंडिया पूछा जाए आपसे, तब आप लोग आंसर करोगे बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट नाम का एक न्यूज़पेपर था जो कि लॉन्च हुआ 1780 में। ये है इंडिया का पहला न्यूज़पेपर, और इसकी भाषा में थी, कौन सी लैंग्वेज में था ये? तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया था बंगाल गैजेट जो कि 1780 में होता है। बंगाल गैजेट के भी पब्लिशर को नाम आपको याद होना चाहिए, ये पब्लिश्ड बाय जेम्स अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की, JA हिक्की, ये है पब्लिशर ऑफ बंगाल गैजेट। ये बातें आपको याद रखनी है न्यूज़पेपर से। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में चलते हैं हम लोग। ओजोन होल रेफर्स टू, ओजोन होल का मतलब क्या है? ओजोन होल रेफर्स टू, ओजोन होल का मतलब क्या है? तो इसका आंसर बनेगा डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। कल हमने एटमॉस्फेयर में पढ़ा कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो ओजोन लेयर है वो प्रेजेंट होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और ओजोन लेयर की थिकनेस को ही कम होना हम लोग बोलते हैं ओजोन होल। ओजोन होल ऐसा नहीं कोई होल हो गया ओजोन में, नहीं, इसका मतलब है ओजोन लेयर की अगर थिकनेस कम हो रही है तो उसको जानते हैं हम लोग ओजोन होल के नाम से। जो हमने सुना है कि अंटार्कटिका में ओजोन होल बड़ा होता जा रहा था ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ओके, ओजोन डे आपको याद रखना है। ओजोन डे कब बनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को, हर साल 16 सितंबर को जब बनाते हैं हम लोग ओजोन डे। ये बातें आपको याद रखनी है। ओजोन का काम क्या है? ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो कि एमिटेड बाय सन, जो सन यूवी रेज छोड़ रहा है उससे बचाने का काम कर रही है हमें ओजोन लेयर। और कौन सी स्फीयर में पाई जाती है? ये स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जेट प्लेन्स वगैरह भी सब कहाँ उड़ रहे थे? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ओके, चलो आज के लिए 15 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखेंगे, ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो साथ साथ आप लोग रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा समझनी है, उसी से क्वेश्चन आएगा आपका।
मॉक टेस्ट की सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, तो आपको बने रहना है, जुड़े रहना है इस चैनल के साथ, न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ। सीरीज को हम लोग करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।